आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित। उपयोगिता विश्लेषण के बारे में हम देखेंगे ये होता क्या है। और सबसे पहले देखिए उपयोगिता विश्लेषण यानी जिसको हम लोग उपयोगिता जो वर्ड होता है, इस उपयोगिता को हम लोग यूटिलिटी को हम लोग तुष्टि गुण या उपयोगिता के नाम से जानते हैं। तो तुष्टि गुण या उपयोगिता जो होती है ये क्या होती है? देखिए, मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो साधन होते हैं उसके पास, ये साधन सीमित होते हैं। तो इन इच्छाओं की चूँकि इच्छाएं अनंत होती हैं और पूर्ति के साधन सीमित होते हैं, तो इन सीमित साधनों के द्वारा वह अनंत इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है। तो ऐसे में जो इच्छा की तीव्रता होती है वो आवश्यकता का रूप ले लेती है। इच्छा की तीव्रता जो होती है वो क्या करती है? आवश्यकता का रूप ले लेती है और इसी आवश्यकता की पूर्ति वह उन सीमित साधनों के द्वारा करता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति जो होती है, इसी आवश्यकता की पूर्ति वह जो है इन सीमित साधनों के द्वारा करता है, जिसको हम लोग उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, पूर्ति के साधन सीमित होते हैं और इन पूर्ति के चूँकि सीमित साधनों के द्वारा अनंत इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इच्छाओं की जो तीव्रता होती है, यानी उसकी जो एकदम तीव्र किसी चीज़ की इच्छा होती है, वही उसकी आवश्यकता को जन्म देती है और इस आवश्यकता की पूर्ति जो इन सीमित साधनों के द्वारा की जाती है उसी को हम लोग उपयोगिता कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि किसी वस्तु का वह गुण जो हमारी या मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, उपयोगिता कहलाता है। आवश्यकताओं की संतुष्टि क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। और किसी निश्चित समय में किसी खास आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब रोटी जो है ये भूख को मिटाती है, पानी से क्या होता है? प्यास बुझती है। तो इस तरीके से आवश्यकता की संतुष्टि उपयोगिता से संबंधित हो गई। आवश्यकता की संतुष्टि रोटी खाने से होती है, रोटी खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। तो मनुष्य की आवश्यकताओं की जो संतुष्टि होती है, जैसे भूख मिटना और प्यास बुझना, ये दोनों को क्या होगा? ये इन दोनों वस्तुओं की उपयोगिता हो गई, रोटी और पानी की। अब चलते हैं कि जो उपयोगिता होती है उस उपयोगिता की विशेषता क्या होती है। चलते हैं विशेषता की तरफ। तो इसकी जो पहली विशेषता होती है, ये पहली विशेषता है इसकी कि जो उपयोगिता है या तुष्टि गुण है, यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित होता है। यानी मानवीय आवश्यकताओं को ही संतुष्ट किया जा सकता है। यह उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि ही कहलाती है, इसलिए मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से ये संबंधित होता है। दूसरी इसकी जो विशेषता है, इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है, यह दिखाई नहीं देता है, यह महसूस होता है। यह अगला जो है इसका, ये क्या है कि यह एक सापेक्षिक गुण होता है। सापेक्षिक गुण आगे हम बताएंगे। यानी एक उपयोगिता चूँकि विभिन्न आवश्यकताओं में से जो तीव्र आवश्यकता होती है उसको ही संतुष्ट हम कर सकते हैं, यानी उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो जहाँ कहीं भी सापेक्षिक गुणों की बात आएगी तो निश्चित है कि
वस्तुओं, जो विभिन्न वस्तुएं होंगी, उन विभिन्न वस्तुओं में से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु होगी उसी का उपयोग एक व्यक्ति करेगा जो कि उसके सापेक्षिक गुण से संबंधित होता है। तो जहाँ भी उपयोगिता की बात आती है तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता उसके सापेक्षिक गुणों को दर्शाते हैं। मतलब ये कि वस्तु के विभिन्न इकाइयों को जब आप उपयोग करते हैं तो एक के सापेक्ष दूसरे, एक की तुलना में दूसरे से कितनी संतुष्टि मिलती है, दूसरे की तुलना में तीसरे से कितनी संतुष्टि मिलती है। ये जो अध्ययन होता है यह सापेक्षिक गुणों से संबंधित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कि तुष्टि गुण की जो विशेषता होती है यह क्या होता है, यह सापेक्षिक गुणों पर आधारित होता है। नेक्स्ट जो है घ, वो है कि इसे मुद्रा के पैमाने के रूप में मापा जा सकता है। यानी एक, चूँकि उपयोगिता जो होती है यह एक अनुमानित चीज़ होता है। अनुमानित चीज़ यानी यह उपयोगिता और संतुष्टि दोनों में अंतर होता है। उपयोगिता अनुमानित होता है जबकि संतुष्टि उससे, उसके उपयोग से प्राप्त जो उसके उपयोग से जो प्राप्त जो संतुष्टि होती है वो उससे संबंधित होता है। अनुमानित संतुष्टि होता है, एक वास्तविक संतुष्टि होता है। तो इसमें जो है इसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। यानी किसी भी वस्तु की जो तुष्टि गुण होता है वह उस एक उपभोक्ता उस वस्तु के लिए जितना मूल्य देने को तैयार होता है वही उस व्यक्ति के संतुष्टि के रूप में, उस वस्तु के संतुष्टि के रूप में मापा जा सकता है। तो इसमें एक मुद्रा के पैमाने, इसे यानी कि जो तुष्टि गुण होता है, जो उपयोगिता होती है, इसे मुद्रा के पैमाने के रूप में मापा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के उपभोग को कीमत के रूप में व्यय करने के लिए जो तैयार होता है वही उसका संतुष्टि का स्तर होता है। और चूँकि उसने उस वस्तु की संतुष्टि, उस वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को अपने द्वारा दिए जाने वाले कीमत के रूप में मापा है, इसीलिए तुष्टि गुण की एक विशेषता हो गई क्या, कि इसे मुद्रा के पैमाने के रूप में मापा जा सकता है। और अगला जो है पॉइंट वो क्या है कि इसका संबंध उपभोक्ता वस्तु से होता है। इसका संबंध उत्पादक वस्तुओं से नहीं होता है। यानी एक कंज्यूमर, जो हम और आप अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो हम उपयोग करते हैं इन वस्तुओं का, तो वही वस्तुएं इसके अध्ययन की विषय वस्तु से संबंधित होती हैं। यानी कि तुष्टि गुण का जो संबंध होता है ये संबंध उपभोक्ता वस्तु से होता है। अगला पॉइंट अब हम चलते हैं कि उपयोगिता के भेद कितने होते हैं, तुष्टि गुणों के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तुष्टि गुण कितने प्रकार के होते हैं, पहले पेज में हमने देखा था क्या कि इसकी विशेषताएं, तुष्टि गुणों की विशेषताएं। तो अब हम दूसरे पेज में देखेंगे ये प्रकार इसके कितने होते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सीमांत तुष्टि गुण, तो दूसरा होता है कुल तुष्टि गुण, यानी कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो चलते हैं सीमांत उपयोगिता के बारे में। सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो सीमांत उपयोगिता क्या है, किसी निश्चित माने किसी दिए हुए समय में वस्तु के विभिन्न इकाइयों के प्रयोग के क्रम में अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता या तुष्टि गुण सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यहाँ समझेंगे हम लोग कि किसी दिए हुए समय में, यानी कोई निश्चित समय दिया हुआ रहेगा और उसमें हमें वस्तुओं के विभिन्न इकाइयों का लगातार प्रयोग करते रहना है, और इनके प्रयोग के क्रम में जो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता होगी या संतुष्टि होगी उसी को हम लोग सीमांत तुष्टि गुण कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए यहाँ पे
कि n वस्तुओं का उपयोग किया गया है, तो nवीं वस्तु से जो सीमांत तुष्टि गुण प्राप्त होगा वो क्या होगा? तो nवीं वस्तु से सीमांत तुष्टि गुण जो प्राप्त होगा ये कुल उपयोगिता, यानी n वस्तुओं को उपयोग से प्राप्त कुल संतुष्टि, ठीक है, यानी जिसको हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं या कुल तुष्टि गुण कहते हैं। तो n वस्तुओं से प्राप्त कुल उपयोगिता में से जब हम n-1 वस्तुओं से प्राप्त कुल उपयोगिता को घटा देते हैं तो जो उपयोगिता प्राप्त होती है वही आपकी कुल ये सीमांत तुष्टि गुण कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि आप 10 इकाइयों से 40 तुष्टि गुण प्राप्त करते हैं और 9 इकाइयों से 35 प्राप्त करते हैं, तो आप बताइए कि जो 10वीं इकाई होगी उससे आपने कितने तुष्टि गुण प्राप्त किए? 5। इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, यानी कि आपने nवीं इकाई से करीब nवीं इकाई से आपने कितने तुष्टि गुणों को प्राप्त किया? तो 5, ठीक है। तो वही बात है कि जो सीमांत तुष्टि गुण होता है, ये सीमांत तुष्टि गुण आपको किससे संबंधित होता है? तो किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के प्रयोग में, देखिए किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई अर्थात अंतिम इकाई उसको कहते हैं, अंतिम इकाई के प्रयोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, ठीक है, जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, यानी कि 10वीं इकाई के प्रयोग से जो वृद्धि हुई थी वो कितने की वृद्धि हुई थी? 5 की वृद्धि हुई थी। 40 में से हमने 5 को घटा दिया, 35 घटा दिया था, क्योंकि 9 इकाइयों से हमें 35 कुल उपयोगिता प्राप्त हुई थी, जबकि 10वीं इकाई से 40, तो 40 में से जब 35 हमने घटा दिया तो 10वीं इकाई से प्राप्त उपयोगिता हमें प्राप्त हो गई। तो वही बात है कि किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के प्रयोग में वृद्धि से किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के प्रयोग में वृद्धि से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, ठीक है, या फिर किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के प्रयोग में कमी से कुल उपयोगिता में जो कमी होती है उसको हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो कुल वस्तु के अतिरिक्त इकाई में कमी होने से, यानी कि देखिए nवीं वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बारे में, जैसे एक इकाई में वृद्धि की गई थी, एक इकाई में जो कमी की गई थी उसका ये फॉर्मूला था, तो एक अतिरिक्त इकाई में अगर वृद्धि की जाती है तो उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो उदाहरण के लिए इसी को मान लेते हैं कि यदि 10 इकाइयों के बारे में दिया हुआ है, 10 इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 10 इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता 40 है, और यदि 11 इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता जो है ये आपको 45 हो गई, तो निश्चित है कि 11वीं इकाई से जो आपको कुल उपयोगिता प्राप्त होगी कितनी होगी? 5 के बराबर होगी। तो यानी कि इसमें से 45 11 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता में से 10 इकाइयों की प्राप्त कुल उपयोगिता को हमने माइनस कर दिया, तो हमारी जो 11वीं इकाई है, 11वीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के प्रयोग में वृद्धि से या उसमें कमी करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि या कमी होती है उसी को हम लोग उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अगले पेज में अब हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 3 की तरफ। तो अब सीमांत उपयोगिता जो होती है या सीमांत तुष्टि गुण जो होता है, इसके विभिन्न रूप होते हैं, और ये रूप करीब 3 स्थितियों से को दर्शाते हैं। एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है शून्य, और तीसरा होता है ऋणात्मक। यही 3 इसकी अवस्थाएं होती हैं जिनको विभिन्न रूपों के
विभिन्न रूप में हम दर्शाते हैं। देखिए जैसे रोटी है, सीमांत उपयोगिता के जो विभिन्न होते हैं, रोटियों की विभिन्न संख्याओं को दर्शाया गया, विभिन्न इकाइयों को दर्शाया गया है। पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, ये 6 रोटियों का लगातार प्रयोग करता है। इसमें याद रखने वाली बात है कि विभिन्न इकाइयों का जब आप प्रयोग करते हैं तो वो लगातार उसको प्रयोग करते रहना है, उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं डालना है, अन्यथा सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो भंग हो जाएगा। तो यहाँ पे रोटियों की संख्या को हम देखते हैं कि जब रोटियों की संख्या 0 थी तो कुल उपयोगिता भी 0 थी और उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता कुछ नहीं थी। अब रोटी, जो पहली रोटी का प्रयोग करता है एक व्यक्ति, उससे प्राप्त जो कुल उपयोगिता होती है वो 16 के बराबर होती है। तो सीमांत उपयोगिता, इससे अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होगी? 16 घटाव n-1, यानी उससे पहले वाली इकाई को माइनस करते हैं तो पहले वाली इकाई तो 0 है, तो 16 - 1 ये 16 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब एक इकाई का प्रयोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर होते हैं। अब चलिएगा, जब इसकी दूसरी इकाई को हम प्रयोग में लाते हैं तो इसकी दूसरी इकाई को जब प्रयोग किया जाता है तो उससे प्राप्त जो कुल उपयोगिता होती है उसमें वृद्धि होती है और ये 28 के बराबर हो जाता है। तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई? तो जो अतिरिक्त ये इकाई है यानी दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? 28 घटाव 16 जब हमने किया तो ये 12 के बराबर हो गया। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि दूसरी इकाई जब वो रोटी का उपयोग करता है, खाता है, तो उसके भूख में कमी आती है और वो कमी कितने के बराबर आप देख रहे हैं? 12 के बराबर हो जाती है। ठीक है, ठीक वैसे ही चलते हैं। तीसरी इकाई में जब वह तीसरी रोटी खाता है तो उससे प्राप्त कुल उपयोगिता होती है वह बढ़ करके 36 हो जाती है, लेकिन जो सीमांत उपयोगिता उससे होती है तो n- यानी ये m, ये क्या कहते हैं, टोटल जो यूटिलिटी होती है वो टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। ठीक है, यानी कि तीसरी इकाई से प्राप्त जो कुल वस्तु की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता होगी उसमें से 2 वस्तुओं से प्राप्त जो कुल उपयोगिता होती है उसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या होता है? तीसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता निकल जाती है। ऐसे ही चौथी इकाई के बारे में हम चलते हैं। तो चौथी इकाई से प्राप्त जो कुल उपयोगिता है ये 40 है। चौथी इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता में से जब 3 इकाइयों की प्राप्त कुल उपयोगिता को माइनस कर दिया जाता है तो चौथी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता निकल जाती है। तो हम देखते क्या है कि कुल उपयोगिता तो यहाँ तक बढ़ते जाती है, मतलब ये हो गया कि इसे थोड़ा हम लोग ये साफ कर लें। यहाँ देखते हैं क्या कि जैसे ही हम चलते हैं इन 3 इकाइयों की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं 0 से लेकर के, यहाँ हम चलते हैं किसमें, 0 से लेकर के जब हम चलते हैं 3 इकाइयों की तरफ तो ये 3 इकाइयाँ क्रमशः ये पॉजिटिव वे में यहाँ तक तो ये सीमांत उपयोगिता बढ़ते जाती है। यहाँ से हम जब चलते हैं यहाँ तक तो यहाँ तक सीमांत उपयोगिता आपकी चौथी इकाई तक आपकी सीमांत उपयोगिता बढ़ते जाती है। सीमांत उपयोगिता का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव होते जाता है, नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, और सीमांत उपयोगिता जो है, कुल उपयोगिता मतलब बढ़ते जाती है। यहाँ से यहाँ तक हम चलते हैं तो अब देखिएगा, पहली इकाई में 16 है, दूसरी इकाई में 28 है, तीसरे में 36 है, चौथे में 40 है, पाँचवें में पुनः 40 है और उसके बाद में ये घट जा रहा है, 36 हो जा रहा है। तो लगभग लगातार जब हम वस्तुओं यानी रोटी
का प्रयोग करते जाते हैं तो 4 इकाइयों तक रोटी का प्रयोग करने तक इसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, यानी 40 तक ये जाता है। ये कहाँ तक जाता है? ये 40 तक जाता है और 40 के बाद में पुनः ये घटने लगता है। एक समय ऐसी स्थिति आती है कि जब 5वीं इकाई का प्रयोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, यानी पेट भर जाता है, पूर्ण संतुष्टि हो गई। लेकिन पूर्ण संतुष्टि के बाद में जब 6वीं इकाई आप खाते हैं तो 6वीं इकाई खाने के बाद में ज़्यादा अगर आप खाना खा लें तो निश्चित है कि वोमिटिंग हो सकती है या फिर पेट खराब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आप 6ठी इकाई का प्रयोग करते हैं रोटी का, तो उससे प्राप्त जो कुल उपयोगिता होती है वो कम हो जाती है और जो सीमांत उपयोगिता होती है वो 6ठी इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता में से जब 5 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता को माइनस करते हैं तो ये देखिए -4 के रूप में आ जाता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम कुछ इन चीज़ों को निष्कर्ष पे पहुंचते हैं क्या कि सीमांत उपयोगिता जो होती है हमारी, यह सीमांत उपयोगिता आपको यानी nवीं इकाई से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता होती है यह n इकाइयों की कुल उपयोगिता और n-1 इकाइयों की प्राप्त कुल उपयोगिता के अंतर के बराबर होती है। यानी nवीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो होगी वह n इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता और n-1 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता के अंतर के बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस चीज़ को भली भांति समझाया है। अब चलते हैं कि जो आपका कुल उपयोगिता है वह किसके बराबर है? तो कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है। वस्तु के विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होता है, जिसको हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। तो इस कुल उपयोगिता के अंतर्गत आप देखते हैं क्या कि प्रथम इकाई से 16 के बराबर, दूसरी इकाई से 12 के बराबर, तीसरी इकाई से 8, चौथी से 4, पाँचवीं से 0 और 6ठी से -4 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो 6ठी इकाई से 6 इकाइयों के यानी 6 इकाइयों से प्राप्त जो कुल सीमांत उपयोगिता है वो कितने के बराबर है? इसको हम जब सारा ये कर देते हैं तो ये 36 के बराबर आता है। और ये 36 कहाँ है? यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं, ये 36 इसके बराबर है। आप देख सकते हैं 6ठी इकाई से प्राप्त जो आपके सीमांत उपयोग जो कुल उपयोगिता है वो कितने के बराबर है? 36 के बराबर यहाँ भी है। तो अब ये इस सारणी का जो निष्कर्ष निकलता है, पहला तो निष्कर्ष क्या निकलता है ये देखते हैं कि इसमें जो पहला निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है कि रोटी के इकाइयों की संख्या बढ़ने पर उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटते जाती है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ते जाती है। मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु के विभिन्न इकाइयों को जब उपयोग में लाया जाता है तो शुरू में उसकी सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटते जाती है, लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ते जाती है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ देखा, इस पेज में हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटते जाती है। 16, 12, 8, 4, 0 ऐसे करके ये घटते जाती है। लेकिन कुल उपयोगिता को आप देखते हैं क्या? कुल उपयोगिता बढ़ते जाती है। 16 0 से शुरू कीजिए, 16 0 16 28 36 40 ऐसे करके। तो पहला निष्कर्ष ये निकला। दूसरा देखते हैं क्या कि दूसरा कह रहा है कि जब रोटी के 5वें इकाई का प्रयोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है।
ठीक है, रोटी के जब 5वें इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये 5वां इकाई है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 5वां इकाई है और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाती है? 0 के बराबर हो जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता 0 होती है, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता जब 0 होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है, ये भी याद रखिएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0 हो जाती है। तो इस स्थिति में 5वीं इकाई जो है, 5वीं इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, जबकि जो आपका सीमांत उपयोगिता है ये 0 हो जाती है। तो इससे एक निष्कर्ष क्या निकलता है? एक निष्कर्ष यही निकलता है कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम हो जाती है, जबकि कुल उपयोगिता महत्तम हो जाती है। ऐसा दिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट आपका है निष्कर्ष लास्ट वाला, ये है क्या कि जो अंतिम इकाई है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता भी कम हो जाती है। ठीक है, यही सारे निष्कर्ष हैं आपके। आज का जो टॉपिक है उसमें सीमांत उपयोगिता से संबंधित, सीमांत उपयोगिता के बारे में हमने देखा आज के टॉपिक में। यूटिलिटी एनालिसिस यानी तुष्टि या उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल से देखा है। तो कुछ कमियां होंगी इसमें, इसको ध्यान में रखते हुए आप इस पर कमेंट भी करेंगे, और दूसरी चीज़ आपको कैसा लगा ये टॉपिक, इसके बारे में भी डिटेल से आप जैसा भी होगा सुझाव देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगले टॉपिक में हम अब नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, इससे आगे की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।